डाउनलोड करने और फिट इंडिया आंदोलन में योगदान करने के लिए अपनी फिटनेस को बढ़ाने पर दिया जोर। देश ने 63 करोड़ से ज्यादा कोविड टीके देने के साथ महत्वपूर्ण उपलब्धि की हासिल। केरल में बढ़ते मामलों के मद्देनजर कल रात से शुरू होगा रात्रिकालीन कर्फ्यू। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने काबुल एयरपोर्ट पर एक और हमले की जताई आशंका। काबुल एयरपोर्ट से अमेरिकी सेना की वापसी शुरू होने के साथ फ्रांस और ब्रिटेन ने काबुल में सुरक्षित जोन का किया प्रस्ताव। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अपने अमेरिकी समकक्ष से स्थिति पर की चर्चा। और टोक्यो पैरालंपिक्स में इतिहास रचते हुए टेबल टेनिस खिलाड़ी भाविना पटेल ने भारत को दिलाया पहला पदक। महिला एकल के क्लास 4 कैटेगरी में भाविना ने जीता रजत पदक। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने भाविना को दी बधाई। नमस्कार, समाचारों में आपका स्वागत है। मैं हूं नदीम अंसारी। हेडलाइंस के बाद आइए अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात की 80वीं कड़ी में लोगों से अपने विचार साझा किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद की जयंती पर उन्हें याद किया। प्रधानमंत्री ने सब खिलें का नारा देते हुए ओलंपिक खेलों में हाल की सफलता को सबके प्रयास का श्रेष्ठ उदाहरण बताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मन की बात में इस बार ओलंपिक में भारत के शानदार प्रदर्शन को मेजर ध्यानचंद की स्मृति से जोड़ते हुए उनके जन्मदिवस पर महान खिलाड़ी को श्रद्धांजलि दी। दुनिया में भारत की हॉकी का डंका बजाने का काम ध्यानचंद जी की हॉकी ने किया था और 4 दशक बाद, करीब 41 साल के बाद, भारत के नौजवानों ने, बेटे और बेटियों ने हॉकी के अंदर फिर से एक बार जान भर दी। और कितने ही पदक क्यों न मिल जाए, लेकिन जब तक हॉकी में पदक नहीं मिलता, भारत का कोई भी नागरिक विजय का आनंद नहीं ले सकता है। और इस बार ओलंपिक में हॉकी का पदक मिला, 4 दशक के बाद मिला। प्रधानमंत्री ने देशवासियों से अपील की कि खेलों में हाल ही में आई नई ऊर्जा को न सिर्फ बनाए रखा जाए, बल्कि उसे और भी मजबूत किया जाए, ताकि भारत खेलों में एक विश्व शक्ति बनकर उभरे। अब देश में खेलकूद, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट अब रुकना नहीं है। इस मोमेंटम को पारिवारिक जीवन में, सामाजिक जीवन में, राष्ट्र जीवन में स्थायी बनाना है, ऊर्जा से भर देना है, निरंतर नई ऊर्जा से भरना है। घर हो, बाहर हो, गांव हो, शहर हो, हमारे खेल के मैदान भरे हुए होने चाहिए। सब खेलें, सब खिले। और आपको याद है ना, मैंने लाल किले से कहा था, सबका प्रयास। जी हाँ, सबका प्रयास। सबके प्रयास से ही भारत खेलों में वो ऊंचाई प्राप्त कर सकेगा जिसका वो हकदार है। मेजर ध्यानचंद जी जैसे लोगों ने जो राह बताई है, उसमें आगे बढ़ना हमारी जिम्मेवारी है। बरसों बाद देश में ऐसा कालखंड आया है कि खेलों के प्रति परिवार हो, समाज हो, राज्य हो, राष्ट्र हो, एक मन से सब लोग जुड़ रहे हैं। सबका प्रयास के अपने मंत्र का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि खेल हो या समाज का कोई और क्षेत्र, सफलता तभी मिलती है जब उसके लिए सामूहिक प्रयास किए जाएं। ओलंपिक खेलों में हाल की सफलता भी सभी के प्रयासों का श्रेष्ठ उदाहरण है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में भारत की संस्कृति, आध्यात्म और परंपराओं के महत्व को रेखांकित किया। प्रधानमंत्री मोदी ने इस्कॉन के संस्थापक
श्रील प्रभुपाद जी को भी याद करते हुए आध्यात्म को आगे ले जाने का आह्वान किया। भारत की संस्कृति, आध्यात्म और परंपराओं के महत्व को रेखांकित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में कृष्ण भक्ति से जुड़ी संस्था इस्कॉन की एक सदस्य से बातचीत के प्रेरणास्पद अंश सुनाए। जदुरानी दासी जी एक अमेरिकी हैं जो पिछले 50 वर्षों से अधिक समय से भारत और भारतीय संस्कृति से जुड़ी हुई हैं और कृष्ण भक्ति से सराबोर अद्भुत चित्रकारी करती हैं। अपनी बातचीत में प्रधानमंत्री ने इस्कॉन के संस्थापक श्रील प्रभुपाद जी को भी याद किया, जिनकी 125वीं जयंती 1 सितंबर को मनाई जाएगी। Will you please tell me what does India mean to you? Prime Minister ji, India means everything to me. I was mentioning, I think, to the Honorable President a few days ago that India has come up so much in technical advancement and following the West very well with Twitter and Instagram and iPhones and big buildings and so much facility. But I know that that's not the real glory of India. What makes India glorious is the fact that Krishna himself, the Avatari, appeared here. And all the avatars appeared here. Lord Shiva appeared here. Lord Ram appeared here. All the holy rivers are here. All the holy places of Vaishnava culture are here. And so India, especially Vrindavan, is the most important place in the universe. Vrindavan is the source of all the Vaikuntha planets, the source of Dwarka, the source of the whole material creation. So I love India. एक अमेरिकी नागरिक की भारत के प्रति अगाध श्रद्धा और प्रेम का उदाहरण देते हुए प्रधानमंत्री ने सभी से धर्म और परंपराओं का सम्मान करने और उसे अपनाने की अपील की। प्रधानमंत्री ने कहा कि संस्कृति को अपनाकर ही हम भारत के विश्व में प्रतिष्ठा बढ़ा सकेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और प्रधानमंत्री मोदी ने मन की बात कार्यक्रम के दौरान संस्कृत के महत्व को रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि संस्कृत साहित्य में मानवता और ज्ञान का ऐसा दिव्य दर्शन है जो किसी को भी आकर्षित कर सकता है। संस्कृत भारत की आत्मा है, भारत की मेधा का उत्कर्ष है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मन की बात कार्यक्रम में संस्कृत के महत्व को रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि जहां एक ओर संस्कृत हमारे पुरातन ज्ञान को संजोए हुए है, वहीं आधुनिक समय के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रही है। इस संबंध में उन्होंने गुजरात के संस्कृत रेडियो जॉकी का जिक्र किया। ये युवा रेडियो जॉकी न केवल संस्कृत में रेडियो प्रसारण कर रहे हैं, बल्कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी में गाइड की जिम्मेदारी भी संभाल रहे हैं। नमो नमः सर्वेभ्यः। मम नाम गंगा। भवन्तु शृण्वन्तु रेडियो यूनिटी 90 FM एक भारत श्रेष्ठ भारत। अहम् एकता मूर्तयाः मार्गदर्शिका एवं रेडियो यूनिटी माध्यमे आर्जे अस्मि। अद्य संस्कृत दिनम् अस्ति। सर्वेभ्यः बहवः शुभकामनाः अस्ति। सरदार वल्लभभाई पटेल महोदयस्य लोहपुरुषः इति उच्यते। 13विंशतिसहस्रतमे वर्षे लोहसंग्रहस्य अभियानं प्रारब्धम्। 34 टन् परिमितं लोहस्य गलनं कृतम्। झारखण्डस्य एकः कृषकः मृद्गरस्य दानं कृतवान्। भवन्तु शृण्वन्तु रेडियो यूनिटी 90 FM एक भारत श्रेष्ठ भारत। संस्कृत को भारत की आत्मा बताते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि आज दुनिया भर के विश्वविद्यालयों में संस्कृत की पढ़ाई की जा रही है। बच्चों को स्कूलों में संस्कृत सिखाई जा रही है। इस संदर्भ में उन्होंने आयरलैंड के संस्कृत विद्वान श्रीमान रडगर, थाईलैंड के डॉक्टर चिरापत प्रपंड विद्या और डॉक्टर कुसुमा रक्षामणि और रूस के प्रोफेसर बोरिस जाखरिन का उल्लेख किया। अमृतम संस्कृतम मित्र, सरसम सरलम वचः, एकता मुल्कम राष्ट्रे, ज्ञान विज्ञान पोषकम। अर्थात हमारी संस्कृत भाषा सरस भी है, सरल भी है। संस्कृत अपने विचारों, अपने साहित्य के माध्यम से ये ज्ञान विज्ञान और राष्ट्र की एकता का भी
पोषण करती हैं, उसे मजबूत करती हैं। संस्कृत साहित्य में मानवता और ज्ञान का ऐसा ही दिव्य दर्शन है जो किसी को भी आकर्षित कर सकता है। हाल ही में मुझे कई ऐसे लोगों के बारे में जानने को मिला जो विदेशों में संस्कृत पढ़ाने का प्रेरक कार्य कर रहे हैं। ऐसे एक व्यक्ति हैं श्रीमान रटगर कॉर्टेनहॉर्स्ट, जो आयरलैंड में संस्कृत के जाने माने विद्वान और शिक्षक हैं और वहाँ के बच्चों को संस्कृत पढ़ाते हैं। इधर हमारे यहाँ पूरब में भारत और थाईलैंड के बीच सांस्कृतिक संबंधों की मजबूती में संस्कृत भाषा की भी एक अहम भूमिका है। डॉक्टर चिरापत प्रपंड विद्या और डॉक्टर कुसुमा रक्षामणि, ये दोनों थाईलैंड में संस्कृत भाषा के प्रचार प्रसार में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। उन्होंने थाई और संस्कृत भाषा में तुलनात्मक साहित्य की रचना भी की है। ऐसे ही एक प्रोफेसर हैं श्रीमान बोरिस जाखरिन, रशिया में मॉस्को स्टेट यूनिवर्सिटी में ये संस्कृत पढ़ाते हैं। उन्होंने कई शोध पत्र और पुस्तकें प्रकाशित की हैं। उन्होंने कई पुस्तकों का संस्कृत से रूसी भाषा में अनुवाद भी किया है। इसी तरह सिडनी संस्कृत स्कूल ऑस्ट्रेलिया के उन प्रमुख संस्थानों में से एक है जहां विद्यार्थियों को संस्कृत भाषा पढ़ाई जाती है। ये स्कूल बच्चों के लिए संस्कृत ग्रामर कैंप, संस्कृत नाटक और संस्कृत दिवस जैसे कार्यक्रमों का भी आयोजन करते हैं। प्रधानमंत्री ने देशवासियों का आह्वान किया कि संस्कृत को अपने जीवन में अपनाएं ताकि हम अपने ज्ञान विज्ञान और दर्शन का लाभ उठा सकें। इस संदर्भ में उन्होंने हैशटैग सेलिब्रेटिंग संस्कृत के साथ सोशल मीडिया में जानकारी साझा करने की अपील की। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और देश में आज राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जा रहा है। हॉकी में भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलवाने वाले हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद की जयंती पर राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। ध्यानचंद ने ओलंपिक खेलों में भारत का झंडा लहराया था और 3 बार हॉकी में देश को गोल्ड मेडल जिताया था। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर और खेल राज्य मंत्री निशित प्रमाणित ने मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में फिट इंडिया कार्यक्रम के 2 साल पूरा होने पर फिट इंडिया मोबाइल ऐप को लॉन्च किया। इस मौके पर खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि युवाओं को अगर राष्ट्र निर्माण में लगाना है तो फिट युवा ही एक सशक्त भारत का निर्माण कर सकता है। 70% भारतीय रोज कसरत नहीं करते हैं। इस ऐप के जरिए आपको हर रोज पता चलेगा कि आप कितने कदम चले हैं और आपने कितना व्यायाम किया है। पर युवा कार्यक्रम और खेल विभाग के द्वारा ये फिट इंडिया मूवमेंट के अंतर्गत ही फिट इंडिया मोबाइल ऐप लॉन्च आज की जा रही है। आप चलते फिरते भी कभी ये ध्यान नहीं देते होंगे कि आपने कितनी फिटनेस अपनी की, क्योंकि आप उसको मॉनिटर नहीं करते हो। इसके माध्यम से आप मॉनिटर कर पाओगे कि आप प्रतिदिन कितने स्टेप्स चले हो, कितनी एक्सरसाइज की है, क्योंकि आप अपना फिटनेस टेस्ट भी इस पर कर सकते हो। आप बाकियों के साथ इस पर कंपीट भी कर सकते हो। इसमें जो ऐप है उसके माध्यम से कहीं ना कहीं फिटनेस इज इजी एक दर्शाने का काम भी किया गया है। फन एंड फ्री है ये भी बताने का काम किया गया है। एंड कैन बी डन एनीवेयर। आप कहीं पर भी, अपने घर पे, पार्क में, बाहर, ऑफिस में, कहीं पर भी कोई फिटनेस एक्टिविटी करते हैं उसको मॉनिटर किया जा सकता है। और अब बात करते हैं कोविड-19 की। कोरोना के खिलाफ टीकाकरण अभियान में भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक देश में अब तक 63,09,17,000 से अधिक कोविड टीकों की खुराक दी जा चुकी है। वहीं पिछले 24 घंटों में 73,85,000 से अधिक टीके लगाए गए। देश में कोरोना की स्थिति पर नजर डालते हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक देश में कोरोना की स्थिति पर अगर नजर डालें तो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक देश भर में पिछले 24 घंटों में
83 नए मामले दर्ज किए गए। वहीं पिछले 24 घंटों में 35,840 मरीज उपचार करवाकर स्वस्थ हो चुके हैं, जिसके बाद देश में रिकवरी रेट बढ़कर 97.53% हो गया है। सक्रिय मामलों की कुल संख्या 3,68,558 है। साप्ताहिक पॉजिटिविटी रेट वर्तमान में 2.28% है और दैनिक पॉजिटिविटी रेट 2.57% है, जो लगातार 34 दिन से 3% से कम बना हुआ है। और देश में कोरोना संक्रमण की जांच क्षमता में काफी वृद्धि हुई है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने बताया कि देश भर में 28 अगस्त तक कुल 51,86,42,000 से अधिक नमूनों का परीक्षण किया गया, जिनमें 28 अगस्त को 17,55,327 नमूनों की जांच की गई। और केरल में कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर राज्य सरकार ने कई कोविड प्रतिबंध लागू करने का ऐलान किया है। राज्य में कोविड-19 महामारी के प्रसार को रोकने के लिए कल से रात्रिकालीन कर्फ्यू लगाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि सोमवार से राज्य में नाइट कर्फ्यू लगाने का फैसला किया गया है, जो कि रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक प्रभावी रहेगा। इस बीच राज्य में कड़े प्रतिबंधों के साथ रविवार का पूर्ण लॉकडाउन जारी है। राजधानी तिरुवनंतपुरम, कोट्टयम सहित सभी शहरों में केवल अनिवार्य सेवाएं जारी हैं। KSRTC की बसें सीमित सेवाओं के साथ चल रही हैं। केवल आवश्यक वस्तुओं की दुकानें ही खुली हैं। लोग केवल आपात स्थिति में ही घरों से बाहर निकल रहे हैं। और वहीं असम में बाढ़ की स्थिति बेहाल होती जा रही है। बाढ़ के कारण 2,25,000 से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं। ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियों में उफान के कारण अब तक 512 गांव प्रभावित हुए हैं। भारी बारिश के कारण आई बाढ़ से विश्वनाथ, बोगाईगांव, चिरांग, धेमाजी, डिब्रूगढ़, जोरहाट, लखीमपुर, माजुली, शिवसागर, सोनितपुर और तिनसुकिया जिले प्रभावित हुए हैं। जिला प्रशासकों द्वारा स्थापित किए गए कई राहत शिविरों में कुल 6,898 लोगों को आश्रय दिया गया है। केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा ने छत्तीसगढ़ के जगदलपुर के घुरा गांव में बने वनधन विकास केंद्र का दौरा किया। यहां उन्होंने लाभार्थियों से बातचीत की और उनके अनुभवों को जानने का प्रयास किया। डीडी न्यूज से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि देश के तमाम जनजातीय इलाकों में वनधन योजना के जरिए जनजातीय महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त करने के लिए कई छोटे छोटे रोजगार से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा जी। ये सीधा उनसे बात करते हैं। सर, आपने ये वनधन केंद्र का दौरा किया है और किस तरीके से ये योजना है? महुए के जो बीज है उससे तेल निकाले जा रहे हैं और एक तरफ तेल निकल रहा है, उसका खल्ली है और इससे खाद का उपयोग किया जा सकता है या मल्टीपर्पज़ इसका भी यूज़ लोग करते हैं। और हमारे देहातों में इसका और भी एक मेडिसिनल वैल्यू भी है। तो इस तरीके से नीम का तेल, महुआ का तेल, करंज का तेल, इस प्रोसेस से सेल्फ हेल्प ग्रुप और प्रसंस्करण केंद्र के माध्यम से एंटरप्रेन्योरशिप के साथ कैसे बाज़ार मिले, इस काम को आगे बढ़ाया जा रहा है। तो मैं आज फील्ड विज़िट करते हुए इन सारे को देख कर के बहुत अच्छा अनुभव कर रहा हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो बंधन की कल्पना की है, मेरा वन, मेरा धन, मेरा उद्यम, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, ये संकल्पना का मूर्त रूप यहाँ दिखाई दे रहा है। और सर, ये MSP का भी एक बड़ा काम आप लोगों ने किया है इन लोगों के लिए, तो आपको लगता है? एक फर्स्ट फेज में जो है वो जब गांव से लोग इसको बाज़ार में लेके आते हैं तो उन्हें मूल्य नहीं मिलता है, तो सरकार ने ऐसे वनोपज का समर्थन मूल्य निर्धारित किया है जिससे कि यदि कोई ग्राहक उनको नहीं मिले उससे अधिक कीमत का, तो वो ट्राइफेड के माध्यम से क्रय होगा और उसका वैल्यू एडिशन होगा। यदि बाज़ार में भी उससे अधिक मूल्य में बिकती है तो उनके फ़ायदे के लिए ही हम कर रहे हैं और उनको फ़ायदा अगर मिल रहा है तो वो अच्छी बात है। लेकिन मिनिमम गारंटी MSP के माध्यम से हम सुनिश्चित करते हैं और उसमें राज्य सरकार के जो एजेंसियां हैं उनको प्रोत्साहित करते हैं, उनको हम पैसा देते हैं और उसमें यह भी व्यवस्था करते हैं कि यदि मान लीजिए कोई ऐसा वनोपज है जिसको क्रय करने के बाद में घाटा होता है तो उसकी भी भरपाई करने का बहुत हद तक भारत सरकार समर्थन देती है और इसको ट्राइफेड मॉनिटर करती है, देखती है और ट्राइफेड के माध्यम से हम
जितने तरह के वनोपज हैं उन सारे चीज़ों का समर्थन मूल्य तय करते हैं। 7 से 85 आइटम है, वनोपज है, जिसका समर्थन मूल्य हमने तय किया है। और कोविड कालखंड में 2019 में जब कोविड-19 आया, उसके बाद लगातार हम लोगों ने इसको बहुत गति के साथ आगे बढ़ाया। तो ये थे जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा जी, जिनका कहना है कि इससे जनजातीय लोगों को फ़ायदा होगा, महिलाओं को फ़ायदा होगा, वो आत्मनिर्भर बनेंगी और वो आगे बढ़ेंगी। एएमजी सुरेंद्र के साथ चंद्रशेखर, डीडी न्यूज़, दुर्वा गांव, छत्तीसगढ़। और बुलेटिन में अभी वक्त है कि ब्रेक का, जल्द लौटेंगे और खबरों के साथ आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कराता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। आओ बच्चों तुम्हें सिखाए भाषा स्वाभिमान की, आत्मनिर्भर बनेगा भारत, बातें होगी शान की, आत्मनिर्भर हम, आत्मनिर्भर हम। बच्चों, मैं भी आत्मनिर्भर बनूंगी, पर कैसे? लोहा तांबा खनिज मिले सब इस धरती के आंगन में, इतना आशीर्वाद छुपा है इस धरती के कण कण में, हर एक जरूरत अपनी खुद ही जब पूरी कर पाएंगे, आत्मनिर्भर भारत की हम तब बुनियाद बनाएंगे, आत्मनिर्भर हम। संकल्प है हमारा कि धरती के ये आशीर्वाद हम देश की सेवा में ला सकें, देश की जरूरतों के लिए, एक आत्मनिर्भर भारत के लिए। वेदांता। और ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने उत्तर प्रदेश की 4 दिन की यात्रा के दौरान अयोध्या में रामायण कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया। साथ ही संस्कृति एवं पर्यटन विभाग की विभिन्न परियोजनाओं का भी शुभारंभ किया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने रामायण और महाभारत को भारत की आत्मा के दर्शन बताते हुए कहा कि गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था कि रामायण और महाभारत, इन दोनों ग्रंथों में भारत की आत्मा के दर्शन होते हैं। ये कहा जा सकता है कि भारतीय जीवन मूल्यों के आदर्श, उनकी कहानियां और उपदेश रामायण में समाहित हैं। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था कि रामायण और महाभारत ये 2 ऐसे ग्रंथ हैं कि जिसमें भारत की आत्मा के दर्शन होते हैं। ये कहा जा सकता है कि भारतीय जीवन मूल्यों के आदर्श, उनकी कहानियां और उपदेश रामायण में संपूर्ण रूप से समाहित है। मेरा भी मानना है कि रामायण एक ऐसा विलक्षण ग्रंथ है जो रामकथा के माध्यम से विश्व समुदाय के समक्ष मानव जीवन के उच्च आदर्शों और मर्यादाओं को प्रस्तुत करता है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा कि रामायण में दर्शन के साथ साथ आदर्श आचार संहिता भी उपलब्ध है, जो जीवन के प्रत्येक पक्ष में हमारा मार्गदर्शन करती है। रामायण में दर्शन के साथ साथ आचार संहिता भी उपलब्ध है, आदर्श आचार संहिता भी उपलब्ध है, जो जीवन के प्रत्येक पक्ष में हमारा मार्गदर्शन करती है। संतान का माता पिता के साथ, भाई का भाई के साथ, पति का पत्नी के साथ, गुरु का शिष्य के साथ, मित्र का मित्र के साथ, शासक का जनता के साथ और मानव का प्रकृति व पशु पक्षियों के साथ कैसा आचरण होना चाहिए, इन सभी आयामों पर रामायण में उपलब्ध आचार संहिता हमें सही मार्ग पर ले जाती है। राष्ट्रपति ने विश्व के अनेक देशों में रामकथा की प्रस्तुति का जिक्र करते हुए कहा कि इंडोनेशिया के बाली द्वीप की रामलीला विशेष रूप से प्रसिद्ध है। मालदीव, मॉरिशस, त्रिनिदाद व टोबैगो, नेपाल, कंबोडिया और सूरीनाम सहित अनेक देशों में प्रवासी भारतीयों ने रामकथा व रामलीला को जीवंत बनाए रखा है। विश्व के अनेक देशों में रामकथा की प्रस्तुति रामलीला के आयोजन द्वारा की जाती है। इंडोनेशिया के बाली द्वीप की रामलीला विशेष रूप से प्रसिद्ध है। मालदीव, मॉरिशस, त्रिनिदाद व टोबैगो, नेपाल, कंबोडिया और सूरीनाम सहित अनेक देशों में प्रवासी भारतीयों ने
राम कथा व रामलीला को जीवंत बनाए रखा है। इसके अलावा राम कथा पर आधारित चित्रकारी व अन्य कलाकृतियां भी विश्व के अनेक भागों में देखने को मिलती हैं। भारत का गौरवशाली स्वतंत्रता संग्राम आधुनिक विश्व में घटित महानतम संग्रामों में से एक है। दूरदर्शन समाचार प्रत्येक दिन स्वतंत्रता आंदोलन की एक झलक आप तक पहुंचा रहा है। आज हम बात करेंगे महान स्वतंत्रता सेनानी और क्रांतिकारी कवि काजी नजरुल इस्लाम और मणिपुर के महान स्वतंत्रता सेनानी हाइपू जादुनांग की। आज महान स्वतंत्रता सेनानी और क्रांतिकारी कवि काजी नजरुल इस्लाम की पुण्यतिथि है। इस विलक्षण प्रतिभा ने ओजपूर्ण रचनाओं के जरिए अंग्रेजों से मोर्चा लिया। ब्रिटिश शासन के खिलाफ नजरुल का विरोध उस समय शुरू हुआ जब वे प्रथम विश्व युद्ध के समय ब्रिटिश सेना के कराची स्थित 49वें ऑल बंगाली रेजिमेंट में थे। कराची में ही वे बोल्शेविक क्रांति के प्रभाव में आए। युद्ध के बाद नजरुल अपने गृह राज्य बंगाल लौट गए, ये संकल्प लेकर कि वे ब्रिटिश शासन के खिलाफ लिखेंगे और लोगों को एकजुट करेंगे। कुछ वर्षों में ही वे असहयोग आंदोलन से प्रभावित हुए। भारत की निर्धनता और पीड़ा उनकी कला चेतना और काव्य कृतियों का आधार बन गई। इस काल की नजरुल की लोकप्रिय कविताओं का संग्रह अग्नि बीड़ा की रचनाएं उनकी नव जागृत राजनीतिक चेतना से ओतप्रोत हैं। अग्नि बीड़ा की एक कविता है विद्रोही। বল মহাবিশ্বের মহাকাশ ফাড়ি চন্দ্র সূর্য গ্রহ তারা ছাড়ি ভুলোক দুলোক গোলোক ভেদিয়া খোদার আসন আরশ ছেদিয়া উঠিয়াছে চির বিস্ময় আমি বিশ্ববিধাতা। इसी प्रकार खिलाफत आंदोलन ने उन्हें हिंदू मुस्लिम भाईचारे की अहमियत और आवश्यकता से रूबरू कराया, जो अंग्रेजों के खिलाफ एकजुट होकर उभरा था। नवंबर 1922 में काजी नजरुल इस्लाम को ब्रिटिश सरकार ने राजद्रोह के आरोप में कलकत्ता में गिरफ्तार कर लिया। राजद्रोह के आरोप पर सुनवाई के दौरान नजरुल ने अदालत में अपना पक्ष खुद रखते हुए सरकार को चौंका दिया। नजरुल इस्लाम ने आकाशवाणी कलकत्ता के लिए काम किया। उन्होंने कई फिल्मों में अभिनय किया और अनेक गीत लिखे। नजरुल गीति उनके बंगला गीतों की विधा है। काजी नजरुल इस्लाम ने 29 अगस्त 1976 में ढाका में अंतिम सांस ली। उनकी अंतिम इच्छा के अनुरूप उन्हें ढाका विश्वविद्यालय में मस्जिद के बगल में दफनाया गया। आज ही मणिपुर के महान स्वतंत्रता सेनानी हायप्पू जादुनांग की भी पुण्यतिथि है। उन्होंने बड़ी वीरता से ब्रिटिश सरकार के खिलाफ संघर्ष किया। एक आध्यात्मिक गुरु और राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में आजादी की ललक और तलाश ने उन्हें सीधे अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष से जोड़ा। जादुनांग अंग्रेजी शासन तथा अन्याय, मजदूरों के शोषण और कर थोपे जाने के कारण आ रहे बदलावों के प्रबल विरोधी थे। नगा राज्य की स्थापना के लिए उनका आंदोलन उत्तरी कछार पर्वतीय क्षेत्र, मणिपुर और नगा हिल्स तक फैल गया। उन्होंने लोगों और अनेक नगा जनजातियों को अंग्रेजों के खिलाफ एकजुट किया। उन्होंने अपने समर्थकों से ब्रिटिश प्रशासन को कर न देने की अपील की। जादुनांग पर महात्मा गांधी का गहरा प्रभाव था। उन्होंने महात्मा गांधी के सम्मान में एक गीत की रचना की। जादुनांग को 29 अगस्त 1931 को इम्फाल में नाम्बुल नदी के किनारे फांसी दी गई। उनकी चचेरी बहन और विख्यात स्वतंत्रता सेनानी रानी गेदिन लियू ने उनकी विरासत को आगे बढ़ाया, जिन्होंने भारत की आजादी के लिए 14 वर्ष जेल में काटे। इस माटी का महान सपूत आज हमारे साथ नहीं है, लेकिन अन्याय और शोषण के विरोध में अंग्रेजों के खिलाफ उनका संघर्ष हमेशा हमेशा जीवित रहेगा।
भारत की आज़ादी के 75 वर्षों के अमृत महोत्सव के अंतर्गत कई नई दिल्ली में मेरा वतन मेरा चमन मुशायरे का आयोजन किया गया। देश के जाने माने शायर एवं कवियों ने जंग आज़ादी के महानायकों को याद करते हुए आज़ादी के जश्न के साथ साथ बंटवारे के जख्म को भी अपनी शायरी में पिरो दिया। पेश है खास रिपोर्ट। नफरतें खत्म करो, प्यार करो, प्यार करो। नफरतें खत्म करो, प्यार करो, प्यार करो। पेड़ जो सूख रहे हैं उन्हें फलदार करो। एक पड़ोसी की सदा एक पड़ोसी न सुने, एक पड़ोसी की सदा एक पड़ोसी न सुने। इतनी ऊंची तो खुदाया न ये दीवार करो। आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय 2023 तक मेरा वतन मेरा चमन मुशायरों कवि सम्मेलनों का देश भर में आयोजन कर रहा है। इनमें देश के जाने माने उभरते शायर कवि अपनी शायरी कविताओं से आज़ादी के 75 वर्षों से जुड़ी यादों से लोगों को रूबरू कराएंगे। इसी के अंतर्गत नई दिल्ली के डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में आयोजित होने वाले मेरा वतन मेरा चमन मुशायरे में जाने माने शायरों ने अपने कलाम से लोगों का दिल जीत लिया। वतन के वास्ते ये भी हलफ उठाना है कि दुश्मनों से हमें देश को बचाना है। बुरी नजर से जो देखेगा इस चमन की तरफ तो हमको इसकी हिफाजत में सर कटाना। कितना लंबा इतिहास है ये, सारे देशों में खास है ये। गंगा जमुना की धारा है, ऐसा ये देश हमारा है। इलाही काश मैं नादान होता, मेरा जीना बहुत आसान होता। और ज़मीन अपना अगर मैं बेच देता, ज़मीन अपना अगर मैं बेच देता, मेरे घर में बहुत सामान होता। केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने मुशायरे की शुरुआत करते हुए कहा कि मुशायरे कवि सम्मेलन भारत की शानदार धरोहर हैं। इस तरह के कार्यक्रम जहां एक तरफ शांति सामाजिक समरसता के संदेश का प्रसार करते हैं, वहीं इस तरह के कार्यक्रमों से देश में सामाजिक सौहार्द और भाईचारे को और मजबूत करने में मदद मिलती है। आज़ादी के अमृत महोत्सव पर होने वाले इस तरह के कार्यक्रम जहां एक तरफ नई पीढ़ी को अदब साहित्य और कला से जोड़ने में अहम रोल अदा कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ देशभक्ति देश भावना और अनेकता में एकता का जो संदेश है वो मुशायरों के जरिए कवि सम्मेलनों के जरिए देश तक पहुंचाने का भी काम हो रहा है। डीडी न्यूज़ के लिए दिल्ली से मसरूर फैजी। केंद्र सरकार आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रही है। इसी क्रम में केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स राजस्थान के जयपुर स्थित लालवास केंद्र में हरियाली अमृत महोत्सव का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में सीआरपीएफ ने सघन पौधारोपण कर सांसें हो रही हैं कम, आओ पेड़ लगाएं हम का संदेश दिया। देखते हैं ओपी यादव की ये रिपोर्ट। सांसें हो रही हैं कम, आओ पेड़ लगाएं हम। जी हां, ये स्लोगन है केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल द्वारा मॉनसून सत्र के दौरान ग्रामीण भारत में लगाए जा रहे वृक्षारोपण महाअभियान का। प्रकृति को हरा भरा बनाने के लिए वृक्षारोपण की महत्ता आदिकाल से बनी रही है। नेचर को ग्रीन और क्लीन बनाने में पौधारोपण का अभियान काफी महत्वपूर्ण माना जाता है और इसी बात को ध्यान में रखते हुए केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के जयपुर स्थित कार्यालय में कैंपस को पूरा हरा भरा बनाने के लिए वृक्षारोपण अभियान चलाया गया है। देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। इसी क्रम में केंद्रीय रिजर्व पुलिस द्वारा देश भर में सघन वृक्षारोपण कर हरियाली अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। अभियान के तहत सीआरपीएफ राजस्थान सेक्टर की जयपुर स्थित 83वीं RAF लालवास द्वारा पेड़ लगाकर हरियाली को बढ़ावा देने का संदेश दिया गया। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के राजस्थान सेक्टर महानिरीक्षक विक्रम सहगल ने बताया कि सीआरपीएफ ने पिछले साल 3 लाख पौधे लगाए थे। इस साल तकरीबन 1 लाख से अधिक पौधे लगाए गए हैं। राजस्थान प्रदेश में जहां जहां भी केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल और द्रुत कार्यबल तैनात हैं, वहां वहां पर हमारा प्रयास रहा है कि हम आम जनता के साथ मिलकर अधिक से अधिक वृक्षारोपण का प्रयास कर रहे हैं। पिछले वर्ष हमने 3 लाख पौधे पूरे राजस्थान में लगाए थे और इस वर्ष हमें 90,000 वृक्ष लगाने थे, लेकिन हमने इस वर्ष भी 1 लाख से ऊपर वृक्षारोपण किया है।
हरियाली से खुशहाली की थीम को लेकर आयोजित इस महावृक्षारोपण अभियान की अगुवाई कर रहे 83वीं RAF लालवास के कमांडेंट प्रवीण कुमार सिंह ने कहा कि कैंपस व आसपास के गांव में हमने तकरीबन 17,000 पौधे लगाए हैं। हमारे पास टारगेट था कि 90,000 पौधे हमें लगाने के हैं और उसमें से 15,000 का हमको दिया गया था कि 15,000 पौधे हम RAF 83 बटालियन लगाएगी। तो हमने कैंपस में भी और पास के जो स्कूल्स हैं जमवा रामगढ़ के अंदर, उन सब स्कूलों में जाकर ये वृक्षारोपण किया गया। जो हमारा टारगेट था 15,000, उससे कहीं आगे जाके अब लगभग अब तक हम लोग 17,500 पौधे लगा चुके हैं। गौरतलब है कि CRPF के राजस्थान सेक्टर स्थित वैसे तो सभी परिसर हरियाली से आच्छादित हैं, लेकिन जयपुर स्थित 83वीं RAF लालवास के 85 बीघा में बने कैंपस में जहां तकरीबन 1,250 से भी अधिक कार्मिक और उनके परिजन मिलकर इस कैंपस के वातावरण को ग्रीन व क्लीन बनाने का काम कर रहे हैं। निश्चित तौर पर CRPF की इस पहल से न केवल वृक्षारोपण अभियान से हरित भारत के सपने को साकार करने में मदद मिलेगी, बल्कि ग्रीन और क्लीन इंडिया के सपने को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण सार्थकता भी साबित होगी। OP यादव, DD न्यूज, जयपुर। और अंतर्राष्ट्रीय खबरों में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कल चेतावनी दी कि काबुल एयरपोर्ट पर एक और आतंकी हमला अगले 24 से 36 घंटों में हो सकता है। बाइडेन ने एक बयान में कहा कि जमीन पर स्थिति बेहद खतरनाक बनी हुई है और एयरपोर्ट पर आतंकवादी हमलों का खतरा बना हुआ है। साथ ही कहा कि हमारे कमांडरों ने मुझे बताया है कि अगले 24 से 36 घंटों में हमले की आशंका है। बाइडेन का यह बयान गुरुवार को हामिद करज़ई अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर हुए हमले में एक आत्मघाती हमलावर और ISIS-K के कई बंदूकधारियों की तरफ से 13 अमेरिकी सैनिकों और कम से कम 169 अफगान नागरिकों के मारे जाने के बाद आई है। अमेरिका ने काबुल हवाई अड्डे पर तैनात अपने सैनिकों की वापसी प्रक्रिया को शुरू कर दिया है। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय पेंटागन ने कहा कि वॉशिंगटन ने अपने सहयोगी देशों से बात करने के बाद ये कदम उठाया है। पिछले 2 हफ्तों से अमेरिका ने अफगानिस्तान से लगभग 1 लाख लोगों को बाहर निकाला है। इसी के साथ पिछले 20 साल से अफगानिस्तान में जारी अमेरिका की जंग भी अब समाप्त की ओर बढ़ गई है। दूसरी ओर फ्रांस और ब्रिटेन ने काबुल में सुरक्षित जोन का प्रस्ताव किया है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने कहा कि फ्रांस और ब्रिटेन मिलकर सोमवार को संयुक्त राष्ट्र की आपातकालीन बैठक में काबुल में सुरक्षित जोन का प्रस्ताव रखेंगे ताकि अफगानिस्तान छोड़ने वाले लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला जा सके। और वहीं ब्रिटेन ने पिछले 2 हफ्तों में काबुल से लगभग 15,000 ब्रिटेन और अफगानी नागरिकों को निकालने के बाद अपना बचाव अभियान खत्म कर दिया है। अफगानिस्तान में ब्रिटेन के राजदूत लॉरी ब्रिस्टो ने शनिवार को ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि ब्रिटेन ने लगभग 1,000 सैनिकों के साथ ही राजनयिक और नागरिक कर्मियों ने इस अभियान पर काम किया। ब्रिस्टो ने साथ ही कहा कि अफगानिस्तान के लोगों के लिए हमारी प्रतिबद्धता कायम रहेगी। और अब बात करते हैं टोक्यो पैरालंपिक की। टोक्यो पैरालंपिक टेबल टेनिस स्पर्धा में भारत की भाविना पटेल ने इतिहास रचते हुए भारत को पहला पदक दिलाया। भाविना ने महिलाओं की क्लास 4 कैटेगरी में सिल्वर पदक अपने नाम किया। पैरालंपिक इतिहास में भारत का टेबल टेनिस में ये पहला पदक है। फाइनल मुकाबले में भाविना पटेल का मुकाबला दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी चीन की झाओ यिंग से था, जिसे वो पार नहीं पा सकी। चीनी खिलाड़ी ने भाविना को 3-0 से हराया। और भाविना ने टोक्यो पैरालंपिक में जीता अपना रजत पदक देश को समर्पित किया है। साथ ही उन्होंने अपना कोच वो परिवार समेत सबका शुक्रिया भी अदा किया। ये मेडल मैं डेडिकेट करती हूँ जिन लोगों ने मुझे सपोर्ट किया है उन सभी को, जैसे कि पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, टॉप ब्लाइंड पीपल एसोसिएशन और मेरे सारे फ्रेंड्स, मेरी फैमिली, मेरे हस्बैंड, मेरे पेरेंट्स, मेरे कोच सर जिन्होंने मुझे हमेशा मोटिवेट किया और जिन्होंने मुझे हमेशा हार्ड ट्रेनिंग दी, जिसकी वजह से मैं यहाँ तक पहुँच पाई हूँ। और मैं स्पेशल थैंक्स मेरे जो एक्सपर्ट्स हैं, मेरे फिजियोथेरापिस्ट, मेरे डाइटिशियन, मेरे स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट, उन सभी को मैं थैंक्स बोलना चाहती हूँ, क्योंकि उन सभी ने जो मुझे टीम वर्क करके दिया है, जो मुझे अंडरस्टैंड किया है और जो मुझे हमेशा मोटिवेट किया है, उन सभी को मैं थैंक्स बोलना चाहती हूँ।
और टोक्यो पैरालंपिक में भारत को सिल्वर मेडल दिलाने वाली भाविना पटेल को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने ट्वीट कर बधाई दी। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि भाविना पटेल ने पैरालंपिक में रजत पदक जीतकर भारतीय दल और खेल प्रेमियों को प्रेरित किया है। आपके असाधारण दृढ़ संकल्प और कौशल ने भारत को गौरवान्वित किया है। इस असाधारण उपलब्धि के लिए आपको मेरी ओर से शुभकामनाएं। टोक्यो पैरालंपिक में भाविना पटेल के रजत पदक जीतने पर उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने उन्हें मुबारकबाद दी। उन्होंने ट्वीट कर कहा, टोक्यो पैरालंपिक्स में महिला टेबल टेनिस में रजत पदक जीतने पर भाविना पटेल को हार्दिक बधाई। आपकी सफलता भारतीय दल और देश की युवा प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करेगी। भावी सफलताओं के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टेबल टेनिस खिलाड़ी भाविना पटेल से फोन से बात कर पैरालंपिक में पदक जीतने पर उन्हें बधाई दी। प्रधानमंत्री मोदी ने भाविना पटेल के प्रयास को सराहते हुए कहा कि उन्होंने इतिहास रच दिया है। साथ ही प्रधानमंत्री ने भाविना को उनके भविष्य के प्रयासों के लिए भी शुभकामनाएं दी। भाविना पटेल मेहसाणा के वाडनगर के सुंधिया गांव की रहने वाली हैं। बातचीत के क्रम में प्रधानमंत्री ने कहा कि वो अक्सर सुंधिया जाते हैं और पूछा कि वहाँ कौन कौन रहते हैं, तो इसके जवाब में भाविना ने कहा कि उनके माता पिता वहाँ रहते हैं। भाविना ने अपना सिल्वर मेडल लाके गांव का नाम रोशन कर दिया है और अपने समाज का और अपने माँ बाप का नाम भी रोशन कर दिया है। गांव में भव्य स्वागत करेंगे और देश, गांव और परिवार को बहुत खुशी है हमें। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी भाविना को रजत पदक की बधाई दी। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा, राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर भारत ने रजत पदक जीता। भाविना ने टोक्यो पैरालंपिक में भारत के लिए पहला मेडल जीता। पैरालंपिक की शानदार शुरुआत। भाविना रजत पदक जीतकर मेरा पैरा टीटी में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। साथ ही उन्होंने खेल दिवस पर भी देश को अपनी शुभकामनाएं दी। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा कि राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर मैं अपने सभी खिलाड़ियों, कोच और खेल के लिए अपना जीवन समर्पित करने वालों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आइए मेजर ध्यानचंद की जयंती के अवसर पर हम संकल्प लें और भारत को एक खेल महाशक्ति बनाने का लक्ष्य रखें। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन डीडी न्यूज पर खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार। समाचार के प्रायोजक थे वेदांता, देश की जरूरत के लिए, आत्मनिर्भर भारत के लिए।